हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस वनली में। हम हैं जीएस वनली मतलब जीएस मास्टर। अब जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकेगा। आज हम पढ़ेंगे एनटीपीसी, रेलवे, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी में आए हुए सभी प्रश्न प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति से। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। कल हमने लास्ट में वीडियो में पूछा था कि भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे। तो भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे, तो उसका जो उत्तर होगा वो होगा पाणिनि। तो भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? पाणिनि। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न की ओर। उदयगिरि के पत्थर में काटे गुफाएं किस राज्य में हैं? एक बार फिर से प्रश्न देख लीजिए आप लोग। उदयगिरि के पत्थर में काटे गए गुफाएं किस राज्य में हैं? तो ऑप्शन देखिएगा आप लोग। असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो कहाँ पे हैं? उड़ीसा में। ठीक, कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक, अब थोड़ा सा और जान लीजिए। उड़ीसा जो है वर्तमान में उड़ीसा के उत्तर उदयगिरि एवं खंडगिरी में सारवेल राजा के कार्यकाल के दौरान पत्थरों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया था। उदयगिरि में स्थित गुफाओं में से सबसे बड़ी गुफा जो है वो कौन सी गुफा है? वो है रानी गुफा। कौन सी? रानी गुफा। ठीक, एक बार फिर जान लीजिए कि उदयगिरि में स्थित गुफाओं में से सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? रानी गुफा है। ठीक, चलिए बढ़ते हम अपने प्रश्न नंबर 2 पर। निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में सम्मेलन किया था? एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, रिपीट किया है कई बार एनटीपीसी में, टीसी में, कि निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में सम्मेलन किया? ऑप्शन देखिए आप लोग। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, उड़ीसा। तो किसने किया था सबसे पहले? यहाँ उड़ीसा के जगह पे होगा आपका चंद्रगुप्त। तो हर 5 वर्ष पे किस शासक ने सम्मेलन किया था प्रयाग में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हर्षवर्धन। ठीक, तो हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर सम्मेलन किया था प्रयाग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पे कि 6वीं और 8वीं शताब्दी में निम्नलिखित में किनके द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला? एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि 6वीं 8वीं शताब्दी में निम्नलिखित में किनके द्वारा मंदिर निर्माण का पर्याप्त संरक्षण मिला? ऑप्शन देखिएगा आप लोग। मौर्य, गुप्त, चोल, पल्लव और चालुक्य। ठीक, तो मंदिर निर्माण का पर्याप्त संरक्षण कब मिला था? वो पल्लव और चालुक्य संरक्षण में। ठीक, अब ये भी जान लीजिए कब। तो 550 ईस्वी से लेके 750 ईस्वी तक पल्लव और चालुक्य राजवंश ने मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया था। कब से कब तक? 550 ईस्वी से लेके 750 ईस्वी तक। ठीक, पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में मानी जाती है? ठीक, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में मानी जाती है? ऑप्शन देखिएगा आप लोग। द्रविड़, नागर, यहाँ सागर लिखा है लेकिन यहाँ होगा नागर, बेसर, नन। तो किसके रूप में मानी जाती है? नागर के रूप में। ठीक, नागर। ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, आप लोग देख लीजिएगा। तो मंदिरों की उत्तरी शैली जो है वो नागर के रूप में मानी जाती है। अब आइए थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये द्रविड़ शैली क्या है। ठीक, उत्तरी शैली। तो भारत में गुप्त काल से मंदिर निर्माण के अवशेष दिखाई देते हैं। ठीक, आरंभ काल के मंदिर जो होते थे वो सपाट छत वाले थे। मतलब जैसे आजकल का हम लोग का घर होता है, ये सपाट छत होता है। ठीक, इसी तरीके से पहले मंदिर होता था, लेकिन धीरे धीरे इन पर शिखरों का निर्माण होने लगा। ठीक, जिसे ही हम नागर शैली के रूप में जानते हैं। ठीक, तो मंदिरों पे देखिए ऊपर एकदम क्या एक पहाड़ के तरीके से एकदम सीधे बना रहता है, जो उसकी लेंथ को बढ़ा दिया जाता है, उसके सपाट छत के ऊपर बेस रख के ऊपर कर दिया जाता है। तो उसी को हम नागर शैली के नाम से जानते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे तो मंदिर के ऊपर ये कौन सी शैली है, तो वो नागर शैली से है। ठीक, बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 पे। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर किससे संबंधित है? एक बार फिर से क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि महाबलीपुरम में स्थित मंदिर किससे संबंधित है? चोल वंश से, पल्लव वंश से, गुप्त वंश से, नन। तो किससे है ये है आपका पल्लव वंश से। ठीक, भूलिएगा मत आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में स्थित मंदिर किससे संबंधित है? वो किससे संबंधित है? पल्लव वंश संबंधित है। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कभी किस महाबलीपुरम में स्थित मंदिर का स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कौन? पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था।
इसे हम रथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और इसको एक अलग नाम से भी आपसे पूछ सकता है। इसका अलग नाम क्या है? सप्त पगोड़ा के नाम से भी ये विख्यात है। ठीक, आपसे ये भी कहीं पूछ सकता है कि सप्त पगोड़ा मंदिर किससे संबंधित है, तो वो भी किससे संबंधित है? पल्लव वंश से संबंधित है। मल्लीपुरम में स्थित मंदिर किससे संबंधित है? तो पल्लव वंश से। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। मंदिर निर्माण काल में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि आपके लिए कि मंदिर निर्माण काल में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? आप लोग ऑप्शन देखिएगा, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, नन। तो किसके काल में शुरू हुआ? चोल वंश के काल में शुरू हुआ। ठीक, एक बार जान लीजिए कि जब भी आपसे पूछा जाए कि मंदिर निर्माण काल में विमान शैली का प्रचलन, तो चोल वंश में। ठीक, भूलिएगा मत आप लोग। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मंदिर निर्माण काल में विमान शैली का प्रचलन चोल शासनकाल। ठीक, विमान शिखर मध्य में विस्तृत जो होता था वो आंगन तथा प्रवेश द्वार चोल मंदिरों की विशेषता है। ठीक, चोल मंदिर में क्या होता था कि यहाँ क्या होता था कि आंगन भी होता था, प्रवेश द्वार बहुत सारे होते थे। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ, तो आप लोग कहेंगे कि चोल वंश के शासनकाल में हुआ। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। चोल शासकों की भाषा क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में भी पूछा है। ठीक, क्वेश्चन सुन लीजिए फिर से कि चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा क्या थी आपकी? चोल शासकों की भाषा थी तमिल। ठीक, यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा कि तेलुगु तमिल से कुछ कंफ्यूज ना होइएगा। जो इसका सही ऑप्शन है वो होगा तमिल। चोल शासक कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तमिल भाषा की प्रयोग करते थे। देखिए आपसे कहीं मान लीजिए आपसे ये भी कहीं पूछ सकता है कि किस भाषा से तमिल भाषा की उत्पत्ति हुई है। जहाँ क्वेश्चन आया तो मैं सोच रहा हूँ ये भी बता दूँ आपको। अगर जब भी आपसे पूछा जाए कि किस भाषा से तमिल भाषा की उत्पत्ति हुई, तो संस्कृत भाषा से ही तमिल भाषा की उत्पत्ति हुई। ठीक, जब भी आपसे पूछेगा तमिल भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, तो संस्कृत भाषा से हुई। ठीक, चोल शासक किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो तमिल भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ठीक, एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। राष्ट्रकूटों द्वारा निम्न निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? अजंता, महाबलीपुरम, एलोरा, खजुराहो। ठीक, खजुराहो कौन सा होगा? एलोरा। ठीक, एलोरा जो होगा वो आपका क्या होगा? राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर। ठीक, इसका निर्माण यहाँ एक भी मान लीजिए आपसे कभी निर्माण पूछ सकता है कि एलोरा मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो 754 ईस्वी से 772 ईस्वी। ठीक, 754 ईस्वी से 72 ईस्वी तक, भूलिएगा मत आप लोग। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा आप लोग। किस राजवंश ने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में जरूर कर लीजिएगा नोट आप लोग। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 4 बार रिपीट किया है, तो इसलिए फिर से क्वेश्चन सुनिए कि किस राजवंश ने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, कृष्ण, अशोक, मौर्य, चोल। तो किसने कराया था? कृष्ण ने कराया था। अब देखिए यहाँ पे आया है शैलोत्कीर्ण, मतलब ये कि पत्थर काट कर बनाया गया है। ठीक, पत्थर काट कर कैलाश मंदिर, या आपसे कहीं ये भी पूछ सकता है कि कैलाशनाथ मंदिर। तो कैलाश मंदिर या कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। ठीक, जब भी आपसे पूछ लेगा कि एलोरा कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। किसने बनवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने बनाया था। ये किसके शासक थे? तो ये राष्ट्रकूट के शासक थे। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ठीक, आपसे जब भी पूछेगा कि एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, आप लोग ऑप्शन देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो कहाँ स्थित है ये महाराष्ट्र में स्थित है। क्या? एलोरा की, अजंता और एलोरा की गुफाएं। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ और देखिएगा आप लोग, तो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ये शैलोत्कीर्ण गुफाएं अपने चित्रांकन एवं वास्तु सौंदर्य के लिए विश्व विरासत के रूप में विख्यात हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 की तरफ। अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण किया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण किया गया। आप लोग ऑप्शन देखिएगा, जातक कथाओं का, रामायण का, बाइबिल का, महाभारत का। तो अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण किया गया है? जातक कथाओं का। ठीक,
बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 12 की तरफ। अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां क्या दर्शाती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा है कि अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां क्या दर्शाती हैं। ऑप्शन देखिएगा आप लोग, विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव। दूसरा ऑप्शन देखिए आप लोग, भगवान बुद्ध एवं उनका जीवन वृत्त। ठीक, भगवान महावीर। उपयुक्त सभी। तो किसका चित्रण दर्शाया गया है? भगवान बुद्ध और उनके जीवन का वृत्त। ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हमने प्रश्न नंबर 13 की तरफ। अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? या फिर यहाँ भी ये भी पूछ सकता है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया था? तो ऑप्शन देखिएगा आप लोग, गुप्त के काल में, कुषाणों के काल में, मौर्यों के काल में, चाणक्यों के काल में। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके काल में किया गया था? गुप्तों के काल में। ठीक, गुप्त काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। ये देखिए प्रश्न नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में अजंता की गुफाओं को कब शामिल किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है, रेलवे में भी आया है, यूपी पुलिस में भी एक बार पूछा है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में अजंता की गुफाओं को कब शामिल किया गया था। ऑप्शन आप लोग देखिएगा, 1983, 1985, 1988, 1990। तो कब शामिल किया गया था? 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में अजंता की गुफाओं को भी शामिल कर लिया गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 15 की तरफ। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध निम्न में से किससे संबंधित है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए आप। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट। तो किससे संबंधित है एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर? तो ये है राष्ट्रकूट से संबंधित। ठीक, एलिफेंट, अब मान लीजिए आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि एलिफेंटा प्रसिद्ध मंदिर जो है वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट से। आपसे ये भी पूछ सकता है कि एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। ठीक, साथ ही यहाँ शिव पार्वती की मूर्ति भी है इस गुफा में। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आप लोग ऑप्शन देखिएगा, गंगवंश द्वारा, नरसिंह देव द्वारा, चंदेलों द्वारा, नन। तो लिंगराज मंदिर का निर्माण इसमें से किसी के द्वारा नहीं कराया गया था, क्योंकि लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी वंश के राजा ययाति केसरी ने कराया था। किसने कराया था? केसरी वंश के राजा ययाति केसरी ने कराया था। और ये लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ठीक, अब आपसे जब भी पूछेगा कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था? ययाति केसरी ने करवाया था। ये लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। जगन्नाथ मंदिर पुरी का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जगन्नाथ मंदिर पुरी का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, गंगवंश, चोल वंश, चंदेलों द्वारा, पल्लव द्वारा। तो किसने करवाया था? ये गंगवंश ने करवाया था। क्या जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गंगवंश द्वारा। ठीक, अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गंगवंश ने तो करवाया ही था निर्माण, लेकिन क्या नाम था उनका? तो गंगवंश के राजा जो थे अनंत वर्मन चोलगंग ने ही जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या नाम था उनका? राजा अनंत वर्मन चोलगंग ने करवाया था। क्या, किसका निर्माण? जगन्नाथ मंदिर का। ठीक, वो किस वंश से संबंधित थे? तो गंगवंश से संबंधित थे। कब बनवाया गया था? तो 1076 से 1148 ईस्वी में। कब? 1076 ईस्वी से 1148 ईस्वी में। ठीक, बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 18 की तरफ। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाया गया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव द्वितीय, अशोक द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था वो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो पहला आपका ये सही होगा। अब यहाँ क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि कब बनवाया गया था? तो 1238 ईस्वी से लेके 64 ईस्वी में। ठीक, कोणार्क का सूर्य मंदिर जब भी आपसे पूछेगा किस वंश के द्वारा बनवाया गया था, तो नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ठीक, प्रश्न नंबर 19 देखिएगा। खजुराहे के मंदिर किसके शासनकाल में बनाए गए?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है, बहुत ही फेमस मंदिर है कि खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनाए गए थे। तो ऑप्शन देखिएगा आप लोग, चंदेलों के, चोलों के, कुषाणों के, पल्लवों के। तो किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? चंदेलों के शासनकाल में खजुराहो के मंदिर बनाए गए थे। ठीक, अब ये भी जान लीजिए, आपसे कभी पूछ सकता है कि खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। आपसे मान लीजिए ये पूछ दिया गया, चूँकि मैं सब कुछ इसलिए बता दे रहा हूँ ब्रीफ में, ताकि आप कभी भी कहीं से भी प्रश्न बने तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। तो खजुराहो का मंदिर कब बनवाया गया था? 10वीं 12वीं सदी में। ठीक, कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 20, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिएगा, पुरी में, मामल्लपुरम में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में। तो विख्यात तट मंदिर मामल्लपुरम में स्थित है, या फिर आपसे कहीं मामल्लपुरम नहीं तो महाबलीपुरम में दे दिया रहेगा, तो वो भी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि मामल्लपुरम और महाबलीपुरम एक ही है। ठीक, तो विख्यात तट मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम या फिर मामल्लपुरम में। ठीक, अब यहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि कौन बनवाया था विख्यात तट मंदिर? तो ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? पल्लव शासक के थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, उनका एक नाम अलग था राज सिंह, तो उन्होंने ही विख्यात तट मंदिर बनवाया था। बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 21 की तरफ, पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए? ऑप्शन देखिएगा, नालंदा, वाराणसी, उज्जैन, विक्रमशिला। तो कहाँ पाए गए? नालंदा में। ठीक, नालंदा में भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष पाए गए। थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के जो अवशेष थे वो तो नालंदा में पाए ही गए थे, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है ये भी जान लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय पटना बिहार से 64 किलोमीटर दक्षिण में बड़गांव नामक स्थान पे स्थित है। ठीक, अब नालंदा बौद्ध विहार विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई। ठीक, जब भी आपसे पूछा जाए भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए, तो नालंदा में। तो नालंदा किसके शासनकाल में स्थापना हुआ नालंदा विश्वविद्यालय का? तो किसके शासनकाल में? कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ। ठीक, बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 22 पे, निम्न में से किस में लगभग 100 गुफाएं हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि निम्न में से किस में लगभग 100 गुफाएं हैं? अजंता, एलोरा, कन्हेरी, खजुराहो। तो किस में? कन्हेरी में। कितनी गुफाएं हैं? लगभग 100 प्लस गुफाएं हैं। ठीक, जब भी आपसे पूछा जाए कि किस में लगभग 100 गुफाएं हैं तो कन्हेरी में है। अब यहाँ क्वेश्चन और बनता है आपसे कि कन्हेरी कहाँ स्थित है? तो कन्हेरी जो है वो महाराष्ट्र में मुंबई से 200 मील उत्तर में स्थित है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नहीं बताते हैं तो कल मैं ज़रूर बताऊंगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि चैनल को छोटा समझ के इग्नोर ना करिएगा। यहाँ जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा वो किसी भी पेड कोर्स में नहीं मिलेगा। एक चीज़ और है, क्योंकि यहाँ वही पढ़ाया जाता है जो एग्ज़ाम में आया हो या फिर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, और सभी वीडियोज़ को गहन अध्ययन के बाद परीक्षा को देखते हुए तैयार किया जाता है। और आपको जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो ना ही कहीं यूट्यूब पर मिलेगा, ना ही किसी के पेड कोर्स में। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स भी बनाइए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपको थोड़ा भी समझ आ जाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा जान लीजिए, डेली 1 वीडियो क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम, छोटा चैनल समझ के इग्नोर बिल्कुल ना करिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक आप बने रहिए GS ओनली के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से